नमस्कार यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। दोस्तों, आज जिस नई सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं वह है यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन में जिन प्रश्नों की चर्चा आगे हम करने वाले हैं वे सभी प्रश्न हमारे प्री एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। प्री एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने का जो उद्देश्य है वह है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में हों तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो दिए गए 4 विकल्प होते हैं उनमें से सही विकल्प तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए उस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है, प्रश्न से संबंधित जो टॉपिक है उस पर अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है। अभी हमारे सामने जो प्रश्न पत्र है वो 2020 का है, लेकिन जो हम इस सीरीज़ की शुरुआत किए हैं इसमें हम 2010 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। अभी आप ये मत समझिएगा कि इसी वीडियो में हम 2010 से लेकर के 2021 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा है भी नहीं और संभव भी नहीं है। तो इसलिए समझिए कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें हम 2010 से लेकर के 2021 तक के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे सामने 2020 का है, इसके बाद हम 2021, फिर 19, 18, 17, 16, 15 करते हुए 2010 तक के जो प्रश्न पत्र हैं उन पर हम प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि प्री एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है आपकी रणनीति। यदि आपकी रणनीति बेस्ट है, बेहतर है, तो आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करते हैं और उसके दूसरे फेज़ यानी मेंस एग्ज़ाम में इंटर कर जाते हैं। तो प्री एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी रणनीति, और रणनीति आप तभी बेहतर बना पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ठीक से समझ नहीं रहे हैं तब तक आप समझिए कि एक तरह से खिलवाड़ है आपके साथ। आप जो जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उसके लिए आप सीरियस नहीं हैं। इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखिए, उसको समझिए, ताकि आप प्री एग्ज़ाम को वो जो उसको क्रैक करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो सके और आप उसके दूसरे फेज़ यानी मेंस में आप इंटर कर सकें। तो हमारे सामने अभी जो प्रश्न पत्र है वो 2020 का है और हमने जो खंड उठाया है वह है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। प्रश्न सीधा सा पूछा गया है। मैं ये समझ रहा हूँ यहाँ पे, या समझूंगा कि इस प्रश्न को या ये टॉपिक को अपने क्लास में या आप जो आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन करते दौरान आपने पढ़ा जरूर होगा। तो प्रश्न सीधा सा है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो बी सही होगा। क्या होगा? बी होगा कि पुराणों में जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे उन्हें ही श्री पर्वतीय, आंध्रभृत्य आदि नामों से क्या किया गया है, पुकारा गया है। इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक थे वे श्री शांतमूल थे। ये पहले क्या थे, जो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके यहाँ ये सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब सातवाहन वंश का पतन हुआ तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और इन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। इनका जो शासन का जो क्षेत्र रहा है वो दक्षिण भारत का कृष्णा गुंटूर क्षेत्र है। तो प्रश्न बहुत सीधा सा रहा है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग जो विकल्प सही होना चाहिए वो बी है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। इनमें ये कुछ विशेषताएं हैं इस क्रैश कोर्स की। आप यहाँ कम समय में अपने सिलेबस की बार क्या कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं पूरी। साथ ही साथ यह आपके एग्ज़ाम हॉल में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी हाई करने में ऐसी बैचें आपकी मदद करती हैं। तो आप दिए गए इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों, यदि हम पृष्ठभूमि पर थोड़ा बात करें तो कौटिल्य ने कहा था कि जैसे कोई रथ एक पहिए के बिना नहीं चल सकता, एक पहिए पे नहीं चल सकता, उसी तरह एक कोई साम्राज्य एक राजा से नहीं चल सकता। उसके लिए राजा को क्या चाहिए, मंत्रिपरिषद चाहिए, अधिकारी चाहिए, ताकि जो प्रशासन है उसको वो ठीक तरह से संचालित कर सके।
इसी संदर्भ में जो मौर्य काल में अग्रणोमयी अधिकारी हुआ करते थे, वे मार्ग निर्माण से संबंधित होते थे। वैसे ही जो आटविक अधिकारी होते थे, वे वन विभाग से संबंधित होते थे। समाहर्ता अधिकारी जो होते थे, वे राजस्व विभाग से संबंधित होते थे। और ख़ास बात तो ये है कि मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा वो सी होगा। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद एक तरफ है, दूसरी तरफ राजधानी है। आप ये समझिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल जो है, वहाँ 16 महाजनपदों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। और इसकी जो प्रॉपर जानकारी हमें मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ जो है वह है अंगुत्तर निकाय। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं वे महाजनपद काल के बारे में क्या करते हैं, प्रॉपर जानकारी देते हैं। लेकिन हमारे सामने यहाँ जो प्रश्न है वो यह है कि महाजनपद एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो ऐसे फैक्ट को याद रख पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट के साथ जो तथ्य होते हैं वो भी याद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पेज पे ऐसे फैक्ट को लिख सकते हैं और उनको एक बार दिन भर में एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि वो चीज़ें क्या हो जाएं, माइंड में स्टोर हो जाएं। अब यहाँ पर हम तब भी क्या करेंगे, मान लीजिए हमें चारों विकल्प नहीं मालूम है, 2 ही विकल्प मालूम है, तो हम सही उत्तर तक कैसे जाएं, कैसे पहुँचें, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए मत्स्य, ठीक है, मत्स्य जो इसकी जो राजधानी है वो विराट नगर है और क्रू की इंद्रप्रस्थ है। अब इन 2 विकल्प, मान लीजिए हमें ये 2 विकल्प मालूम है, अब हम सही उत्तर तक कैसे पहुँचें इसको देखते हैं। ए का क्या है यहाँ पे 3, देखिए कहाँ है, बी में है, सी में है, ए में नहीं है, तो ए गलत हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुरु के क्या है, इंद्रप्रस्थ, मतलब बी का 4, देखिए कहाँ है, यहाँ पर क्या है 1 है, ये हमारा गलत हो गया। हमारा जो उत्तर होगा सही, वो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो हम इस तरह से सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। होता क्या है, मैंने कई अभ्यर्थियों को देखा है, हमारे ऐसे कई दोस्त हैं जो ये बताते हैं कि हमें 2 तो पता था, लेकिन जो आगे के 2 विकल्प हैं उनके बारे में नहीं मालूम था, इसलिए हमने प्रश्न को स्किप कर दिया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आपको 2 विकल्प मालूम है तो उस प्रश्न को आप ज़रूर करके आइए, संभावना है कि आपका वह उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये भी प्रश्न बहुत सीधा सा है, तथ्य पर आधारित है। तो आप देखें तो इसका जो विकल्प होगा वो सी सही होगा, BS वाकंकर। ये जो भीमबेटका गुफा है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके निचले छोर पे हैं और इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ क्या होती हैं, शुरू होती हैं। एक बात और आप भी देखिए अपनी इस रणनीति में कि कभी कभी क्या होता है, जो पेपर मेकर होते हैं वे, उनसे एक भूल ये भी होती है कि कंटिन्यू किसी एक विकल्प को सही देते हैं। जैसे इधर देखिए 2 का क्या है, सी है, 3 का क्या है, सी है, 4 का क्या है, सी है। तो जो अब ये सी है, अब ये आप बात समझिएगा यहाँ पे, जैसे यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर ये तो नियम आप कतई मत लागू करिएगा। जो छोटी परीक्षाएं हैं, स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं, और भी जो छोटी परीक्षाएं जैसे कोई लेखपाल का दे रहा होगा, कोई ऐसे ही जो छोटी परीक्षाएं दे रहा होगा, वहाँ पर आप इस रणनीति को भी लागू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ये रिस्क है इसमें, आप अपने स्तर पर देखिएगा, ये बहुत ही अनुभव करने के बाद ही आप इस स्थिति पर पहुँचेंगे। तो ये आपके अनुभव पर स्थित है, आप कितने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं, कितनी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उन पर यह निर्भर करता है। 5वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है हड़प्पापुरा स्थल, दूसरी तरफ है संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य। आप ये समझिए जो 2021 का प्रश्न पत्र था
उसमें हड़प्पा जो स्थल से एक प्रश्न भी आया था, और वहाँ पे जो जिस स्थल की बात की गई थी शायद मांडी करके नाम था, और उसका स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मांडा का जो होना चाहिए सही, ये पूरा स्थल कहाँ पर है, तो ये होना चाहिए जम्मू कश्मीर। लेकिन यहाँ पर कई दोस्त हमारे में क्या किए हैं, मांडा को उत्तर प्रदेश से मिला दिए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था और उस आधार पे हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश से मिला गया, तो शब्दों का हेर फेर है, बस एक ही दो शब्दों का इधर उधर के इसमें हेर फेर किया गया है, तो आप इन शब्दों के हेर फेर को भी समझिए। तो यहाँ पर जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर से है, और जो बालू है, बालू और पाडरी और हुलास, एक मिनट, जो बालू है ये जो स्थल है ये हरियाणा में है। फिर से हम क्या करते हैं कि इन दो विकल्पों के आधार पर सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बालू का सॉरी मांडा का दो, बी का दो देखिए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब बी और सी विकल्प आपके क्या हो गए, गलत हो गए। बालू का हरियाणा, ए का 3 देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। अब तो मामला फंस गया। अब क्या करिए, आपको इसका मतलब है कि आपको एक ऑप्शन के बारे में और मालूम होना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाडरी को देखेंगे। पाडरी कहाँ है, गुजरात में है। तो सी का 4 देखिए कहाँ है, इधर है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसका ये जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तब भी आप समझिए कि यदि आपको चलो बालू पुरा स्थल के बारे में नहीं पता था, लेकिन यदि आपको पाडरी पुरा स्थल और मांडा पुरा स्थल के बारे में मालूम है, तब आप इस विकल्प को सही कर जाएंगे। ठीक है, स्किप नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को आपको स्किप नहीं करना है। आपको 2-3 पता है तो आप इसके आधार पर सही उसका जो सही आंसर है वहाँ तक पहुँचने की आपको कोशिश करनी है, कि नहीं पता चला आपको स्किप कर जाए। स्किप नहीं करना है आपको ऐसे प्रश्नों को। छठवां जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जैद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। तो हाँ, ये बातें तो सही है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर जिसे आदित्य मंदिर भी कहा जाता है और ये प्राचीन हिंदू मंदिर भी रहे हैं, तो इनका जो उल्लेख है वो ह्वेनसांग और अबू जैद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। दूसरा इसका जो विकल्प है, शामपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। जी था, जो शामपुर यत्रोत्सव है वो सूर्य पूजा से संबंधित था। तो हमारे यहाँ पर जो विकल्प होंगे सही वो सी हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों सही हैं। सातवां प्रश्न, फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आप तो इसको तो अच्छे से मालूम होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपनी नगरीय एक जो विशेषता थी, उसकी जो नगर योजना की जो प्रणाली उसकी जो थी वो इतनी ज़्यादा फेमस थी कि इसको तो बच्चे बच्चे को पता है। आपने तो एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ठीक तरह से पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय एक विशेषता के रूप में भी जानी जाती है। और प्रश्न में भी आजकल मेंस में देखिए तब भी अक्सर आपको आंसर राइटिंग करते समय मिल जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वे निरंतर रूप से क्या वर्तमान में भी चली आ रही हैं, चर्चा कीजिए। ऐसे करके प्रश्न आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर राइटिंग की होगी। तो उस सेंस में देखें तो ये बहुत ही इजी था कि आप सिंधु घाटी सभ्यता को किससे मैच कर दीजिए, नगरी से। उसी तरह वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1500 से 600 BC। इसमें जो ऋग वैदिक काल था आपका वो 1500 से 1000 था, और जो उत्तर वैदिक था वो 1000 से 600 BC। ऋग वैदिक काल के लोग का जो प्राथमिक पेशा था वो था पशुपालन। ये लोग पशुपालन करते थे, क्योंकि ना तो इस टाइम पे लोहे का विकास हुआ था, ना उसके बारे में उनको जानकारी थी, तो इनके लिए सबसे अच्छा जो व्यवसाय था वह था पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद क्या हुआ कि कृषि की जाने लगी।
अब क्या होने लगा कि जो खेत थे उनकी जो गुड़ाई थी वह बहुत गहरे स्तर पर की जाने लगी, मृदा की उर्वरता बढ़ी। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर अब अनाज जो होते थे वे उगाए जाने लगे। तो इस सेंस में देखें तो उत्तर वैदिक काल क्या था, इनका प्राथमिक जो पेशा था वो अब यहाँ पर क्या हो गया, कृषि हो गया। तो ऋग वैदिक समाज को हम सीधी सी बात है चारागाह में मिला देंगे और उत्तर वैदिक समाज को कृषक से मिला देंगे। बचा मध्यकाल, तो मध्यकाल जमींदारी अपनी इस व्यवस्था के लिए तो फेमस रहा ही है। तब भी यदि हमें दो विकल्प मालूम होते तो सही विकल्प तक कैसे पहुंचते उसे हमें ये समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता, ए का 4 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका बी और सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज क्या है, कृषक, बी का 3 देखिए कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 यहाँ पे है, तो आपका ए गलत हो जाएगा, उत्तर जो सही होगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पर फिर से है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे, ये सभी क्या है, जजमानी एक जो प्रथा है, जो भारत में एक जाति व्यवस्था रही है जहाँ पर सभी जातियों के अपने कुछ कर्तव्य रहते थे, उनको निर्वहन करना पड़ता था, उसे ही जजमानी प्रथा कहा गया है। तो ये जो नाम है चारों, ये क्या है, जजमानी प्रथा से संबंधित हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो यहाँ जो जजमानी ये है, ये किससे संबंधित है, ये उत्तर भारत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो 12 बलूट है वह महाराष्ट्र से है, और जो मिरासी है वो तमिलनाडु से है। अब बस्ता ये है अडाडे, तो ये कर्नाटक से है। यदि यहाँ पर हमें फिर से दो विकल्पों के आधार पर सही विकल्प तक पहुँचना है तो इसके लिए क्या करें, वो देखिए। जजमानी एक है, सब में एक विकल्प दे रखा है, तो चलिए अब दूसरे को देखते हैं हम। 12 बलूट महाराष्ट्र, बी का 3, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ये पता चल गया कि ए गलत है और सी गलत है। अब मामला ये फंस रहा है कि अब हमें यहाँ पर एक विकल्प के बारे में और मालूम होना चाहिए। तो सी का यदि हम 4 देखें तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो बी गलत हो गया और जो उत्तर सही हमारा होगा वो डी होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आपको जजमानी, मिरासी या 12 बलूट या मिरासी, इनमें से किसी दो के बारे में मालूम है तो आप सही उत्तर इसका खोज लेंगे। ठीक है, बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप प्रश्नों को मत छोड़िए। यदि आपको एक दो विकल्प मालूम है तो सही विकल्प तक आप पहुंचिए, कोशिश करिए, स्किप मत करिए प्रश्न को। 9वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो पहला जो हमारा ग्रंथ का नाम है वह है फतवा ए जहांदारी, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है किताब उल हिंद, चौथा है तबकात ए नासरी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई द्वारा लिखी गई यह रचना है, आपको मालूम होगा। किताब उल हिंद जो है ये 11वीं सदी की रचना है। जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उस टाइम की यह रचना है, और अल-बर्नी ने इसको लिखा है। उन्होंने क्या किया था कि इस टाइम पे जब वे भारत आए तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म से संबंधित जो चीज़ें थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, उन सभी चीज़ों का वर्णन इन्होंने किताब उल हिंद में किया है। इसे तारीख उल हिंद भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे तारीख उल हिंद भी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको किताब उल हिंद को तारीख उल हिंद भी कहते हैं। अब समझिए, ये जो फतवा ए जहांदारी है, पृथ्वीराज रासो है, तबकात ए नासरी है, ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये 13वीं शताब्दी से हैं। जैसे तबकात ए नासरी जो है 1259 से 60 के बीच का है, वहीं फतवा ए जो जहांदारी है वो 1285 ईस्वी का है, और ये 13वीं शताब्दी का है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल रहा है उस समय पीरियड में ये इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो यहाँ पृथ्वीराज रासो का जो एग्जैक्ट वर्ष होना चाहिए वो अभी
मुझे भी नहीं बराबर याद आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है नहीं याद आ रहा है तो हम सही उत्तर तक कैसे पहुँचे उसको यहाँ पर सीखने की देखते हैं, सीखते हैं कि हम सही उत्तर तक तब भी कैसे पहुँचते हैं। हमें ये तो पता है कि ये तीनों ग्रंथ 13वीं शताब्दी के हैं, लेकिन सबसे जो काल क्रमानुसार जो हमें व्यवस्थित करना है, सबसे पहले जो विकल्प में आने चाहिए पहले ग्रंथ का नाम, वो इसका होना चाहिए, किताब उल हिंद, क्योंकि 11वीं सदी का की ये रचना है। तो हमारा जो विकल्प में जिस विकल्प में सबसे पहले जहाँ 3 नहीं लिखा होगा उस विकल्प को तो हम गलत मान लेंगे। जैसे ए और सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, बी और डी। दूसरे का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये तो मालूम है कि एक से पहले तो 4 आने वाला है, फिर एक आएगा। यदि 4 से पहले एक आ रहा है तो ये समझ लेना है कि हमें हमारा वह विकल्प गलत है। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 से पहले एक आ गया, तो यहाँ जो हमारा विकल्प गलत हो जाएगा वो बी हो जाएगा, और हमारा जो सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा। तो आप ये भी समझ रहे हैं कि कभी कभी होता है कि हमें एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं क्या होगा, बट जो सदी है वो याद आ रही है। तो उस हिसाब से भी हम क्या करते हैं, जो हमारे विकल्प जो हमारा सही है वहाँ तक हम अपनी पहुँच को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे हमारा ये प्रश्न जो भी होगा वो भी सही हो जाता है। 10वां जो प्रश्न है वह है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो आप ये समझिए 1687 ईस्वी की बात हो रही है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह, जो कुतुब शाह वंश था उसके अंतिम ये शासक थे, और जो इसके प्रथम शासक थे जिन्होंने इस कुतुब शाह वंश की स्थापना की थी वो कुली कुतुब शाह थे। वे कौन थे, कुली कुतुब शाह। तो यहाँ जो अंतिम शासक हैं वे अबुल हसन कुतुब शाह थे, जिन पर औरंगज़ेब ने गोलकुंडा किले पर अटैक करके इनको पराजित किया और इस पर अपना क्या किया, इसको अपने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये भी प्रश्न बहुत सीधा सा पूछा गया था, तो विकल्प यहाँ पर ए सही है। अब हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में और भी प्रश्नों के साथ। ये हमारा पहला एपिसोड था, इसलिए हम कुछ ही प्रश्नों को उठा पाए हैं यहाँ पे। अब आगे हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाएंगे, 10, 20, 25, 30 करके, ताकि जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर कुछ सीखते हुए अपने इस पूरे सीज़न जो हमारा ये जो शुरुआत जिस सीरीज़ की हमने किया है उसकी हम समाप्ति कर सकें। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।